हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आ लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं करिकुलम। जो हमने किया था करिकुलम डेवलपमेंट, उसका जो एक सबसे बड़ा मॉडल है हमारा टेलर का मॉडल। हम टेलर का मॉडल करेंगे जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आता है। बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है। दो मॉडल हैं ये, टेलर और ताबा। आज हम टेलर करेंगे, कल हम ताबा मॉडल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आ लर्निंग क्लासेस। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेलर मॉडल हम आज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। करिकुलम आपको मैंने समझाया था कि करिकुलम क्या होता है। सर, ओवरऑल प्लानिंग होती है। हम जो भी स्कूल में करना चाहते हैं उसका पूरा एक सारा उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इस टाइम पे क्या होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, कब क्या होगा, कैसे ये जो है प्रोग्राम वो इनोवेट करना है, कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस करवाना है, कहीं विज़िट करवाना है। तो मतलब ये सारा करिकुलम के अंदर आता है। सिलेबस भी आता है, बच्चों को क्या सिलेबस होएगा, कितने वीक में कौन सा सिलेबस होएगा, तो ये सब है। अब है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग करिकुलम दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन ए करिकुलम प्लान। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है कि टाइम टू टाइम हमारे जो चेंजेस होते रहते हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में, तो वो जो है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट में आता है। हम अपने करिकुलम को भी डेवलप करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करेंगे, प्लानिंग की इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे हमारा रिज़ल्ट कि हमारा जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आया करिकुलम प्लान में कि वो हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। करिकुलम डेवलपमेंट का सिंपल वे में मीनिंग ये कहना है कि अगर आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट में अगर कुछ चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट के अंदर की एजुकेशन से रिलेटेड, तो अगर आप उसको चेंजेस अपने करिकुलम के अंदर डालते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, उसकी प्लानिंग बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसका इवेलुएट करें कि आपके करिकुलम प्लान में अगर इसको चेंजेस करने से कुछ अच्छा हो रहा है तो आप इसको अच्छे से यूज़ करें। तो अब हम मेन टॉपिक करते हैं जो है हमारा रैफल टेलर मॉडल। तो पहले थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कौन थे ये, कहाँ से थे। तो रैफल टेलर ने क्या था, पब्लिश करी थी मोर देन 700 आर्टिकल्स और 16 बुक्स करी थी। इनकी सबसे अच्छी बुक कौन सी थी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इन्होंने विच इज़ 8 ईयर्स स्टडी करके अपनी बेस्ट बुक निकाली थी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। टेलर posed the problem which educational program lack unmistakably defined purpose difficult a little book and ठीक है, ये तो कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं हम। जो इन्होंने बुक क्या करी थी, कंसेप्ट की बनाई थी, उसके करिकुलम जो है करिकुलम क्या है, डायनेमिक थे और कांस्टेंट इवैल्यूएशन और रिवीजन होती रही थी उसके अंदर। तो करिकुलम हैज़ बीन आल्सो बी टॉट एज अ स्टैटिक सेट प्रोग्राम इन एरा preoccupied with student testing. He offered the innovative ideas that teacher and administrator should be spend as much time evaluating their plan as to assessing their student. तो इसमें क्या था, जो टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो टीचर था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर सबसे ज़्यादा रोल दिया गया था उनके अंदर कि आपको करिकुलम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और बच्चों के स्टूडेंट्स का वगैरह देखना है। टेलर मॉडल मेन यहाँ से शुरू होता है। टेलर मॉडल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। नो द स्पेशल अटेंशन टू द गिव टू द प्लानिंग फेज को इसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। डिडक्टिव प्रोसेस है। डिडक्टिव क्या होता है, जर्नल से हम स्पेसिफिक की तरह हमें जाते हैं, जर्नल से हम स्पेसिफिक की तरह। जर्नल मतलब एग्जामिन द नीड ऑफ द सोसाइटी, क्या हमारी ज़रूरतें हैं, फॉर टू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमें देते हैं। फिर ये मतलब जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, जो हमें पता है हम उसके इन्वेंट करेंगे, फिर हम जो स्पेसिफिक है, जो रियल इंफॉर्मेशन है, वहाँ तक हम जाएंगे। 4 फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे गए थे टेलर के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर आपको टेलर मॉडल पेपर में आता है तो आपने 4 फंडामेंटल क्वेश्चन पहले आपने थोड़ा बहुत बता देना है कि क्या होता है टेलर मॉडल, कैसे कौन थे, कौन सी इन्होंने सबसे अच्छी बुक लिखी थी। ठीक है, फिर आपने ये 4 बेसिक प्रिंसिपल जो इसके हैं, 4 फंडामेंटल क्वेश्चन, इसमें 4 फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज करे थे अपने जो है बुक के, अपने जो है मॉडल के अंदर। तो फर्स्ट है, व्हाट एजुकेशन पर्पस शुड
स्कूल सीक टू अटेन। एजुकेशन पर्पस क्या है आपका, ठीक है। सेकंड था एजुकेशन लर्निंग एक्सपीरियंस। कौन सा था, एजुकेशन लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या एजुकेशन पर्पस एक्सपीरियंस है, दैट लाइकली टू अटेन दिस पर्पस। हाउ दिस एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज। कौन सा जो आपने एक्सपीरियंस करवाया है कैसे इसको आप ऑर्गेनाइज करवाओगे। हाउ वी डिटरमाइन वेदर दिस पर्पस आर बीइंग अटेन्ड, मतलब इवेलुएट करना अपने पर्पस को। पहले क्या करना, डिटरमाइन करना स्कूल पर्पस को कि क्या है हमारा स्कूल का पर्पस। फिर आइडेंटिफाई करना जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उनको, आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पस। जो हमने पर्पस बनाया है उसके रिलेटेड हम क्या करें, एजुकेशन एक्सपीरियंस बनाएं। एजुकेशन एक्सपीरियंस बना के हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करके बाद हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये हो गया डी। पहले हम डिटरमाइन करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम इवेलुएट करेंगे। एक एक करके मैं बताती हूँ क्या कुछ क्वेश्चन है इसमें। टेबल मॉडल, पहले हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हैं, व्हाट एजुकेशन पर्पस, फिर हम लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, फिर ऑर्गेनाइज, फिर इवेलुएशन। तो मेन पर्पस क्या है इस चीज़ का, देखिए फर्स्ट में क्या होता है, डिटरमाइन करना है हमारा स्कूल पर्पस के अंदर। डिटरमाइन स्कूल पर्पस में मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब विच एजुकेशन पर्पस शुड इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन पर्पस क्या है, हम जो बच्चों को है एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पस है, क्यों देना चाहिए हमें एजुकेशन, किस सब्जेक्ट के अंदर देनी चाहिए, ताकि जो अगर ये सब्जेक्ट अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे के लिए ये वाला हेल्पफुल होगा। मतलब अगर आप 12th में देखो, 12th में आपकी 10th के बाद आपके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, कॉमर्स, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, या जो भी आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल, ठीक है। इससे क्या है कि अब कॉमर्स के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या एजुकेशन पर्पस है, क्यों ये सब्जेक्ट इसके अंदर होना चाहिए, क्यों मेडिकल के अंदर ये सब्जेक्ट होना चाहिए, क्यों नॉन मेडिकल के अंदर ये सब्जेक्ट, तो कोई आपका तो पर्पस होगा ना कि इस सब्जेक्ट को रखने का, ठीक है। इन सिंपल वे में मैं आपसे समझाती हूँ। अगर बच्चे को स्कूल दैट इज़ डेवलपिंग इन इंग्लिश करिकुलम में क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव दैट स्टूडेंट विल राइट एन ऐसे, दिस वुड बी द मैनी ऑब्जेक्टिव विद इन द करिकुलम। ये मैंने ये क्या लाइन बोली है कि अगर देखिए स्कूल ने क्या करा है, इंग्लिश करिकुलम बना दिया, ठीक है। अगर वो क्या करे, अब बच्चे को क्या कहे, आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा कि बच्चों को जो है इंग्लिश में ऐसे लिखना आना चाहिए, राइट एन ऐसे। आपने क्या सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि बच्चों को इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखना है आना चाहिए, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब मैं इसी वे में समझा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा कि आपने क्या करा, हमने सेट कर दिया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या सेट करा कि आपने ऐसे लिखना है, किस में, इंग्लिश में। बच्चों को समझाना है कि इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखा जाता है। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मैंने समझाना है कि बच्चों को कैसे इंग्लिश में ऐसे सेट होगा। आगे है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट। अब क्या करना है आपने लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या करना है, अब बच्चों को तो पता नहीं कि कैसे ऐसे लिखना है इंग्लिश के अंदर। आपने कोई भी टॉपिक दे दिया, बच्चों को कहा कि लिखिए, तो बच्चों को तो पता नहीं, तो टीचर को क्या करना है, पहले उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, थोड़ा सा लिख के दिखाना है कि अब बच्चों देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैट पे लिखा या इंडियन हिस्ट्री पे लिखा, तो बच्चों को थोड़ा सा आप बताइए कि देखिए ये ऐसे ऐसे लाइन आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लाइन अगर आपने क्या था लिख के दिखाई, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेट, मतलब आप डेमो दिखा रहे हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट को भी उसको कहना चाहिए, आप मैंने जैसे लिख के दिखाया है वैसे आप 2-3 लाइनें खुद प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको हेल्पफुल होगा राइटिंग ऐसे लिखने में। तो क्या करेंगे, स्टूडेंट के पास डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो गया, बच्चों को पता लगा कि कैसे वो एक्सपीरियंस कैसे वो ऐसे लिख सकते हैं, और उनको राइटिंग का भी पता लगा कि आप कौन सी लाइन कैसे कब कैसे लिख सकते हैं। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट में है, बच्चों एजुकेशनल एक्सपीरियंस। अब है ऑर्गेनाइज वे में मतलब ये कहना चाहता है कि अब आपने बच्चों को समझा तो दिया कि ऐसे ऐसे लिखना है, पर ऑर्गेनाइज वे में क्या, स्टेप टू स्टेप, पहले आप उसकी हिस्ट्री लिखेंगे, फिर उसके आप कुछ और लिखेंगे, फिर आप उसके बाद कुछ और लिखेंगे, फिर आप उसका पास लिखेंगे,
प्रेजेंट में अब क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें लिखेंगे। तो आपने क्या है, एक लॉजिकल ऑर्डर बताना है बच्चों को कि क्या ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा बच्चों, ऐसे लिखना है आपको ऐसे। तो आपने सेट कर दिया हमारा ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस में कि जो आपने बच्चों को सिखाया है उसको ऑर्गेनाइज वे में सिखाना, उसको ऑर्गेनाइज वे में लगाना, लॉजिकल ऑर्डर में लगाना उसको। उसके बाद इवेल्युएट आप क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। टीचर क्या करेगी, देखेगी अगर बच्चे जो टीचर के बिना बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं ऐसे। तो अगर ऐसे अच्छे से लिख पा रहा है तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो अपना अचीव कर लिया। अगर नहीं तो फिर वो दोबारा से प्लानिंग फेज़ पे जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो इवेल्युएट करेंगे। तो ऐसे ही ये साइकिल जो है हमारी चलती रहती है। तो हमने क्या समझा कि 4 क्वेश्चन हमने पूछे गए हैं टेलर के अंदर। यही है टेलर के 4 मेन पर्पस की सेटिंग। पहले हम सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर हम लर्निंग एक्सपीरियंस करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे। पहले हमने जैसे ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि बच्चों को सिखाना है कि ऐसे कैसे लिखना है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। फिर आपने उसको क्या है, एक्सपीरियंस करवाया कि बच्चों आप ऐसे 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 लिख सकते हैं। टीचर ने उनको डेमो करके दिखाया, उनको राइटिंग बताई। फिर आपने ऑर्गेनाइज करा। ऑर्गेनाइज कराने का मतलब है कि आपने उनको ऑर्डर बताया कि बच्चों पहले ये स्टेप लिखना है, फिर ये, मतलब पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाना है आपको। तो ऐसे कुछ हिस्ट्री का अगर आप लिख रहे हैं तो पहले कैसे था, आप कैसे है, ये जो चेंजेस हुए हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। फिर आपने इवेल्युएट करा। अगर आपका जो स्टेप है बिना टीचर के पॉइंट के, मतलब बिना टीचर की हेल्पफुल से अगर स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। अगर नहीं तो फिर से आप प्लानिंग फेज़ पे जाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को। तो ये सब चलता है इसके अंदर, फिलोसफी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज, स्क्रीन, ठीक है, ये सब आप देख लेना। स्ट्रेंथ क्या थी इसमें, क्या था, क्लियरली स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड प्लेस। क्या था, उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए थे कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है बच्चों को। इन्वॉल्व द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। एक्टिव पार्टिसिपेशन थी ना, बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे थे, खुद भी लिख के देख रहे थे। सिंपल लीनियर अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, सिंपल था ये हमारा बिल्कुल। अब मेन थी डिसएडवांटेज हर किसी की होती हैं। तो narrowly interpreted objectives, difficult and time consuming construction of behavioral objective, curriculum restrict to the constructive range of students, critical thinking, problem solving and value agreeing process cannot be plainly declared in behavioral objective। ठीक है, तो मतलब कि ये नैरो एम है और डिफ़िकल्ट होता है, डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग है ये हमारा। करिकुलम डिस्ट्रिक्ट है कि बच्चों को ये समझाना ही है, बच्चों को मतलब एक ही स्किल में ही डेवलप करना है और स्किल नहीं देखनी बच्चों को। जैसे ऐसे है, मैंने ऐसे पे ही स्किल डेवलप करी और किसी पे थिंकिंग पे डेवलप नहीं करी, तो मतलब एक ही स्किल पे बच्चा रह जाता है। तो हर किसी की क्रिटिसिज्म होती है, तो आप देख लेना। अब मेन हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या करा टेलर मॉडल में। तो टेलर मॉडल फर्स्ट हमारा डिडक्टिव है जो हमारे जनरल टू स्पेसिफिक की जाता है। आर्ग्यू फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रोच है, ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन है अप्रोच, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिज़ाइन द करिकुलम एंड टीचर शुड इम्प्लीमेंट इट। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि जो टेलर मॉडल है वो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है, मतलब कि जो प्रिंसिपल्स हैं या हेड है वो हमारा करिकुलम डिसाइड करेंगे, टीचर का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। तो प्रिंसिपल्स हैं, हेड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये टीचर का कोई भी रोल नहीं होता। जो भी बड़े मतलब हेड होते हैं स्कूल के, प्रिंसिपल हो गए या उससे भी जो डिग्री मतलब है प्रिंसिपल हो गए या जो और हेड होते हैं वो सब क्या करते हैं, इनका करिकुलम बनाते हैं। टीचर को इम्प्लीमेंट नहीं, टीचर को सिर्फ क्या करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब उसको फॉलो करना होता है। टीचर से नहीं पूछते कि बच्चों की क्या नीड है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, नहीं, बट अपना जो उनको ठीक लगता है वो वही बना देते हैं।
लिस्ट द मेन स्ट्रीम्स ऑफ एम्स इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। सबसे मेन क्या है कि एम्स क्या है, इसके इवेल्यूशन और सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रोल है, क्योंकि आपको जो दिया गया है वही आपको फॉलो करना है। दिस अप्रोच मे बी परफेक्ट परहैप्स फॉर मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन बट इनएडुकेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल एबल टू मीट द चैलेंज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ये क्या कहा गया है कि परफेक्ट है अगर आप मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन क्या का मतलब है कि जो है बाज़ारों में तो बिकती है एजुकेशन भी, आपको ये करना है फिर ये करना है, जैसे वो जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको पहले ये करना है फिर ये करना है, तो ये ठीक है। बट अगर बच्चों के अंदर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ क्रिएटिव करना है, आपके स्कूल को आगे बढ़ाना है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, तो आपके लिए चैलेंजेस ये फुलफ़िल नहीं होंगे इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों को फुल कंट्रोल में रखा जाएगा इसमें, लेकिन बच्चों को फुल कंट्रोल में नहीं, बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना है, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम उसको बनाना चाहिए। और आपके जो है करिकुलम के अंदर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन चलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।